नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड। मैं हूं आदित्य राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं सामाजिक ज्ञान विद एलेक्स। एक बहुत ही प्यारा लाइन है, कहते हैं बेवजह खुश रहिए क्योंकि वजह बहुत महंगी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एनसीईआरटी क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। और हम जो है एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करेंगे और जो उसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं उन्हीं टॉपिक्स को वन बाय वन हम लोग डील करेंगे। तो आज जो हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 है, तो चैप्टर 1 जो है वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि जैसे कि एज यू सी आवर चैप्टर नेम इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, उसके बाद फिर हम चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। सो नेशनलिज्म मीन्स राष्ट्रवाद, मतलब इससे ये होता है कि कोई भी एक जो अवेयर सिटीजन है, ठीक है, कोई भी एक जागरूक नागरिक जो वो अपने देश से प्यार करता है, वो अपने देश के बारे में सोचता है। वो सिर्फ अपने घर अपने परिवार के बारे में नहीं सोचता है, उसे देश की इकोनॉमी, देश की जियोग्राफी, देश की हिस्ट्री, मतलब देश का ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, देश हमारा किस दिशा में जा रहा है, देश किस दिशा में जाना चाहिए, इन सारी बातों को से जो अवेयर है वो एक जिम्मेदार नागरिक होता है और वही एक सच्चा राष्ट्रवादी व्यक्ति कहलाता है। सो अगर हम सिंपल शब्दों में, इन सिंपल लैंग्वेज वी डिफाइन द वर्ड नेशनलिज्म, तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, the feeling of love and loyalty, the feeling of love and loyalty towards their own nation and having and having a sense of responsibility is known as nationalism. Is known as nationalism. तो एज यू कैन सी है, हमने नेशनलिज्म को डिफाइन किया है, द फीलिंग ऑफ लव एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स देयर ओन नेशन एंड हैविंग अ सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी इज नोन एज नेशनलिज्म। यही राष्ट्रवाद है कि अपने देश से प्यार करना, अपने देश के प्रति लॉयल रहना, और एक जिम्मेदारी अपने आप में, जैसे एक अपने आप में जिम्मेदारी महसूस करना कि जैसे एज अवेयर सिटीजन, एज एजुकेटेड सिटीजन, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने राष्ट्रगान की रिस्पेक्ट करें, हम अपने देश की जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका प्रोटेक्शन करें, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो हम अपने देश के जो और अदर नागरिक हैं उनके साथ कोऑपरेट करें। अगर कोई नीडी पीपल है तो उससे अगर हम सक्षम हैं तो हम उसका हेल्प करें। तो ये क्या है, ये हमारे ऊपर अपने देश के प्रति हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम देख सकते हैं, द फीलिंग ऑफ लव एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स देयर ओन नेशन एंड हैविंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नोन एज नेशनलिज्म। तो ये हमारा नेशनलिज्म हो गया। नेशनलिज्म, आई होप कि आप लोगों को नेशनलिज्म जो है वो समझ में आ गया। अब नाउ वी आर मूविंग टू आवर चैप्टर। तो जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर है, हमारे चैप्टर की शुरुआत जो होती है, तो फ्रांस में एक फ्रेंच आर्टिस्ट है जिनका नाम है फ्रेडरिक सोरियो। तो हमारे चैप्टर की शुरुआत फ्रेडरिक सोरियो से होती है, ठीक है। तो हमारे फ्रेंच आर्टिस्ट हैं फ्रेडरिक सोरियो। 1848 की बात है, ठीक है। तो फ्रेडरिक सोरियो जो है ये क्या है, ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, ठीक है, ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट है। So he was a French artist and he made 4 paintings. Okay, he made 4 paintings on that time to evoke the people of the Europes towards their responsibility, towards their nation building ability। और इन्होंने उस समय यूरोप के लोगों को जगाने के लिए, यूरोप के लोगों को प्रेरित करने के लिए, यूरोप के लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए इन्होंने 4 पेंटिंग बनाई।
ओके। और उन्हीं 4 पेंटिंग को बोला जाता है द पैक्ट बिटवीन द नेशन। और जो पहली पेंटिंग थी, ठीक है, तो पहली पेंटिंग में दिखाया गया है कि जो प्रोसेशन, ठीक है, पहली पेंटिंग में दिखाया गया है प्रोसेशन, मतलब वर्ल्ड के बहुत सारे नेशंस के लोग जो हैं वो एकदम जुलूस बनाकर जा रहे हैं, और वो लोग ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ पे इंडिपेंडेंट हो, मतलब जहाँ पे स्वतंत्रता है, जहाँ पे वैसा देश जहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक और इंडिपेंडेंस को वो लोग पूजा करने जा रहे हैं। दूसरा प्रिंटिंग जो है इसमें इन्होंने दिखाया है, ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी इन्होंने दिखाया है फ्रेडरिक सोरियो ने। और दूसरे पेंटिंग में स्टैचू ऑफ लिबर्टी में दिखाया है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो एक हाथ में अपना मेंस चार्टर राइट्स लिए हुए हैं और एक हाथ में टॉर्च लिए हुए। तो मेंस चार्टर राइट में मतलब वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो लोगों को अधिकार दे रहा है, राइट्स प्रोवाइड कर रहा है, मेंस चार्टर राइट्स। और एक हाथ में टर्च, मतलब वो प्रकाश का प्रतीक है, मतलब लोगों के जीवन में वो उजाला कर रहा है। और नीचे जो है स्टेचू ऑफ लिबर्टी के नीचे जो है मोनार्की जो किंग है उसका क्राउन, उसका सिंहासन, उसके क्लॉथ्स, ओके, उसकी यूटेंसिल्स सब नीचे बिखरे पड़े हुए हैं और लोग उसको रौंदते हुए जा रहे हैं, मतलब मोनार्की को खत्म करने की बात यहाँ दिखाई जा रही है। तीसरे पेंटिंग्स में लोग ऐसे देश में जा रहे हैं जहां जहां जा रहे हैं वहां से मोनार्की को उखाड़ फेंक रहे हैं, मतलब रिमूव मोनार्की, रिमूव मोनार्की। और चौथा पेंटिंग जो है, चौथे पेंटिंग में फ्रेडरिक सोरियो ने क्या किया है बच्चों, इन्होंने एक यूटोपियन यूटोपियन वर्ल्ड की कल्पना की है। चौथे पेंटिंग में इन्होंने यूटोपियन वर्ल्ड की कल्पना की है कि मतलब एक ऐसी दुनिया होगी, एक ऐसा वर्ल्ड होगा जहाँ पे सभी लोग इंडिपेंडेंट होंगे, सभी नेशंस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होंगे और सभी लोगों के अंदर ब्रदरहुड की फीलिंग्स होगी, मतलब सभी लोग बहुत ही खुशहाल होंगे। कोई राजा किंग्स क्वीन कोई नहीं होगा, कोई एक दूसरे को दबाने वाला नहीं होगा, सभी लोग इंडिपेंडेंट हैं अपनी लाइफ को जीने के लिए। तो ये 4 पेंटिंग्स बनाई और इन्हीं चार पेंटिंग्स को बोला जाता है द पैक्ट between the nation, the pact between the nation, the pact between the इन्हीं 4 पेंटिंग को कलेक्टिव रूप से जो फ्रेडरिक सोरियो ने 1848 में जो ये 4 पेंटिंग बनाई, जिसमें हमने चारों को डील किया, इन चारों पेंटिंग को कलेक्टिव रूप से बोला जाता है द पैक्ट बिटवीन द नेशंस। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब इस चैप्टर में हम पढ़ने के वाले हैं, ठीक है। तो अगर चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए, अगर हमें कहीं जाना है तो सबसे पहले हमें डेस्टिनेशन मालूम होना चाहिए कि अगर हमें कहाँ जाना है, क्योंकि कहीं जाने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है दोस्तों। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हाउ डिड यूरोप स्ट्रगल फॉर लिबर्टी, ठीक है, हाउ डिड यूरोप स्ट्रगल फॉर लिबर्टी। दूसरा, हाउ डिड यूरोप स्ट्रगल फॉर नेशनलिज्म। इसमें देखेंगे कि यूरोप ने लिबर्टी पाने के लिए यूरोप में क्या क्या स्ट्रगल्स हुए, ठीक है। दूसरा देखेंगे कि नेशनलिज्म को बढ़ावा देने के लिए या फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को जगाने के लिए क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा यूरोप में। दूसरा देखेंगे हाउ डिड नेशन स्टेट केम इनटू इफेक्ट। तीसरा देखेंगे हम हाउ डिड मोनार्की केम टू एंड। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे एंड चौथा देखेंगे हम इसमें व्हाट चेंजेस occurs in Europe after French Revolution, तो चौथा इसमें हम इन सारी टॉपिक्स को डील करेंगे। हम कैसे देखेंगे कि यूरोप में कैसे स्ट्रगल हुआ लिबर्टी को पाने के लिए, यूरोप में कैसे स्ट्रगल हुआ नेशनलिज्म को
उत्पन्न करने के लिए यूरोप में नेशन स्टेट थे, मतलब जो इंडिपेंडेंट स्टेट थे वो एग्जिस्टेंस में कैसे आए, हाउ डिड मोनार्की केम टू, मोनार्की कैसे एंड हुआ, और फिर हम देखेंगे कि व्हाट चेंजेस अकर्स आफ्टर द एंड ऑफ मोनार्की, जब मोनार्की खत्म हो गया तो क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिले। आई होप समझ में आ गया होगा बच्चों। अब नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड्स। ओके, सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि यूरोप जो है, यूरोप में मोनार्की है और वहाँ पे किंग और क्वीन का शासन है, और जहाँ पे मोनार्की है वहाँ पे हम जानते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी दिक्कत परेशानियां, लोगों को अपने राइट्स नहीं मिल पाते हैं। जो किंग एक बार फरमान जारी कर दे उसी फरमान को सबको मानना है। आपको मोनार्की में प्रोटेस्ट करने का राइट्स नहीं है, आप अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा नहीं सकते हैं। जो फैसला एक बार हो गया आपको उसको मानना ही है। तो हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, तो हमारा जब एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो उसमें जो पहला टॉपिक है, ठीक है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, ठीक है, आइडिया ऑफ नेशन 1789 की ये बात है, ठीक है। तो टॉपिक जो है हमारा वो एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, तो बिफोर 1789, ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक नंबर 1 है। तो बिफोर 1789 मतलब 1789 के पहले फ्रांस में जो था वो मोनार्की रूल था, ठीक है, मतलब वहां पे किंग रूल करता था। और इसके बाद जो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तब जाके वहां पे डेमोक्रेसी आई, ठीक है। तो 1789 में, तो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड लुकिंग दैट इन 1789, ओके, इन 1789 व्हाट चेंजेस, ओके, व्हाट चेंजेस occurs in France, what changes occurs in France। अब हम देखेंगे कि 1789 में फ्रांस में क्या हमें चेंजेस देखने को मिले, क्या हमें बदलाव देखने को मिले। जब रिवॉल्यूशन हुआ तो उसके बाद हमें वहां पे क्या क्या बदलाव देखने को मिले, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पहला टॉपिक हमारा है एनसीईआरटी का, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन 1789। अब हम देखने जा रहे हैं कि 1789 में व्हाट चेंजेस अकर्स इन फ्रांस, मतलब फ्रांस में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो उसमें क्या क्या बदलाव हमें फ्रांस कंट्री में हमें देखने को मिले, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं चेंजेस, ओके। तो पहला चेंजेस है द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम monarchy to common people, to common people। Number 2, new tricolor was replaced with older one। New national anthem and hymns were composed, hymns were composed। French become the लैंग्वेज ऑफ फ्रांस। तो 1789 के बाद हमें ये सारे बदलाव जो है वो फ्रांस में देखने को मिले। जो पावर जो था, ठीक है, वो मोनार्की से सीधे कॉमन पीपल, जो वहाँ की आम जनता थी, उनके हाथों में आ गया। नया ट्राइकलर जो था, जो पुराना झंडा था, तो नया ट्राइकलर जो रिप्लेस्ड विथ गोल्ड वन, मतलब पुराने झंडे को हटा के एक नया ट्राइकलर, एक नया तिरंगा बनाया गया। और इसमें जो कलर थे, ठीक है, इसमें ये रेड और व्हाइट, तो नया ट्राइकलर बना, उसमें 3 कलर थे जो रेड, व्हाइट और ब्लू हो गया। नंबर 3, न्यू नेशनल एंथम, हाइम्स, अलग अलग गीत
और जो नेशनल थे वो कंपोज हुए। फ्रेंच जो है, ठीक है, फ्रेंच उन लोगों का लैंग्वेज बन गया। द आइडिया ऑफ, अभी हम चेंजेस ही देख रहे हैं, ठीक है, इतने चेंजेस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 4 हो गया था। 5वां पॉइंट, द आइडिया ऑफ ला पाइत्रे। ला पाइत्रे मीन्स द फादरलैंड, द फादरलैंड, ला पाइत्रे द फादरलैंड एंड ले सिटियोन, ले सिटियोन the citizens were emphasized, were emphasized. The La Patrie and the idea of La Patrie, the fatherland and les citizens were emphasized to unite community, to unite community, okay, unite community. इसके बाद हम देखेंगे the state general, छठा नंबर हम देखेंगे द स्टेट्स जनरल elected by active citizens were renamed General Assembly, ठीक है। 7 पॉइंट हम देखेंगे इसमें, द कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेयर रिमूव्ड, custom duties and dues were removed. The idea of La Patrie, the fatherland and the les citoyens, the citizen were emphasized to unite community. ला पैत्रे मतलब फादरलैंड, मतलब ये हमारी धरती, हमारी माता लोगों के अंदर यूनाइट, सभी देश मतलब जितने भी पीपल थे कंट्री के वो लोग यूनाइट हो। द स्टेट जनरली, जो स्टेट जनरली था, जो एक्टिव सिटीजन के द्वारा इलेक्टेड, एक्टिव सिटीजन क्या है हम आगे बात करेंगे। द स्टेट जनरली जो एक्टिव सिटीजन से इलेक्टेड होता था उसको रिनेम करके, मतलब उसका नाम बदल के जनरल असेंबली कर दिया गया। जो कस्टम ड्यूटीज थी और जितने भी ड्यूज लगते थे उन सबको हटा दिया गया। इट मीन्स कहने का मतलब है कि आफ्टर ये सारे थे चेंज हमें देखने को मिले फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। तो सिंपल सा मतलब इतना है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हमें फ्रांस में क्या देखने को मिला, डेमोक्रेसी। फ्रांस में हमें क्या देखने को मिला, डेमोक्रेसी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हमें भी फ्रांस में देखने को मिला डेमोक्रेसी। अब जो लोग थे, अब नाउ पीपल ऑफ फ्रांस बिकम वेरी हैप्पी। लोग जो थे, ठीक है, फ्रांस के जो पीपल थे, फ्रांस पीपल बिकेम हैप्पी, है हैप्पी। और ये अब फ्रांस के जो लोग थे वो एकदम खुश हो गए क्योंकि उनके देश में, ठीक है, उनके देश में क्या हो गया, अब डेमोक्रेसी आ गया। अब उन्हें राजा की जो हार्डशिप रूल थी उसको नहीं फॉलो करना पड़ेगा, राजा के द्वारा अत्याचार जो किया जा रहा था उसको अब नहीं सहना पड़ेगा। लोग इंडिपेंडेंट थे, सो पीपल वर वेरी हैप्पी। बट ये लोगों की खुशी जो थी ज्यादा दिन तक नहीं चली, क्योंकि आगे हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे एंट्री होगी नेपोलियन बोनापार्ट की और फिर हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक लिए टाटा बाय बाय।